आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी है क्यों पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डब्ल्यू ई बी डुबोई। कौन है ये, अभी बताता हूं। जब भी हम मॉडर्न सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हम चार सोशियोलॉजिस्ट को देखते हैं। सबसे पहले है कार्ल मार्क्स। इनको मैंने बताया है पूरा, इनकी टीचिंग्स, इनकी थ्योरी सब बताइए। 1 घंटे का सेशन है, आप देख लीजिएगा। दूसरे हैं एमाइल डुर्खीम, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इनका भी सेशन है, पूरा देख लीजिएगा। तीसरे हैं मैक्स वेबर, जिनको मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, देख लीजिएगा। और चौथे हैं डब्ल्यू ई बी डुबोई। समझे आप? तो अगर हम इनकी बात करें, एक सोशोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, सिविल राइट एक्टिविस्ट, पैन अफ्रीकनिस्ट, ऑथर, राइटर और ना जाने क्या क्या। इनका रिज्यूम अगर आप बनाने बैठेंगे तो एक किताब उसी पे आ जाए। इंटेलेक्चुअल्स में इनको गिना जाता है। पूरी दुनिया को इन्होंने हिला के रख दिया था, पूरे अमेरिका को इन्होंने हिला के रख दिया था। सिविल राइट्स मूवमेंट इनकी टीचिंग से प्रभावित था। इन्होंने जो पूरा मूवमेंट चलाया था और अकेले खड़े हो गए। अब सिविल राइट्स मूवमेंट की बात है दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहां की बात कर रहा हूं। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। तो ये कौन थे? अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, बहुत पढ़े लिखे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दो दो डिग्रीज, बट स्टिल जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनको रेशियल सेग्रीगेशन का सामना करना पड़ा। अब ये क्या चीज है? ब्लैक्स को अलग रखो, व्हाइट्स को अलग रखो, ब्लैक्स के कोई भी राइट्स नहीं है, वो सब इनको देखना पड़ा। बहुत खराब ट्रीटमेंट। अमेरिका में सोसाइटी का डिवीजन था, एक तरफ गोरे थे, एक तरफ जो ब्लैक्स थे। ब्लैक्स को कोई राइट्स थे ही नहीं। कलर्ड पीपल की बात करें तो 3 तरीके के कलर्ड पीपल हमको मिलते हैं। आई एम रियली सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट आप जहां पे भी देखेंगे यही मिलेगा। मुझे समझाना है तो मुझे बताना पड़ेगा। एक है व्हाइट्स, जो अपनी सुप्रीमेसी हमेशा से स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं कि बायोलॉजी के हिसाब से, बायोलॉजिकल ट्रेट के हिसाब से हम गोरे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी रेस सुपीरियर है, तो हम क्या करेंगे, हम आप पे रूल करेंगे। व्हाइट्स मैन बर्डन जिसको बोला जाता है, कि ये हमारा दायित्व है कि बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका उद्धार हम करेंगे। क्या बात है, वाह! ऐसा उद्धार किया कि सब के सब गरीब हो गए। ठीक है, ये बोलते हैं व्हाइट्स। इसी थ्योरी के बेसिस पे, बल पे, इसीलिए ब्लैक्स के सारे राइट्स को छीन लिया, ब्लैक्स को पूरी तरीके से दबा दिया। स्लेवरी शुरू हो गई। स्लेवरी पे मेरे 4-5 लेक्चर है, आप देखिएगा। और तीसरे होते हैं ब्राउन पीपल, जो हम लोग हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू ई बी डुबोई बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन इनको इन सारी चीज, मतलब ये जो रेशियल सेग्रीगेशन है, ये जो ब्लैक व्हाइट्स, इसका सामना करना पड़ा। बहुत दिक्कत हुई और उसी से इनका बेस्ट निकला। इन्होंने जो पूरी, इनका जो पूरा जीवन था, जो इन्होंने लिखा, वो इसी पे ही लिखा। ब्लैक्स को ज्यादा अधिकार मिले, वोटिंग राइट्स मिले, वुमेन को ज्यादा राइट्स मिले, वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले, ज्यादा ताकत मिले औरतों को। ये सब बोलते थे डिबोई। तो आज हम इनकी बायोग्राफी को देखेंगे दोस्तों, इनकी टीचिंग्स को देखेंगे, क्या कहा था इन्होंने, और जो इन्होंने किताबें लिखी हैं, जो इन्होंने कमाल की किताबें लिखी हैं, कमाल के एसेज लिखे हैं, उसको भी देखेंगे। समाज से अकेले लड़ रहे थे, ब्लैक कम्युनिटी का सपोर्ट था, लेकिन फिर भी अकेले इंसान जो है वो पूरे व्हाइट कम्युनिटी से लड़ रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरे फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ, उसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप आया, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 फरवरी 1868। अब मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं। इनके जो दादाजी थे वो एक स्लेव थे। ठीक है, एज अ स्लेव, जो डच डच एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, डचेस के स्लेव थे इनके दादाजी, है ना। और इनके पिताजी जो थे आल्फ्रेड, और इनकी माताजी मैरी। हालांकि जब इनका जन्म हुआ था, जन्म के 2 साल बाद इनके पिताजी ने इनको छोड़ दिया था, और कुछ वक्त बाद इनकी माताजी मैरी भी चल बसी। 1870 में पिताजी छोड़ के चले गए। 1885 में इनकी माताजी का देहांत हो गया। अकेले पढ़ गए ये, लेकिन हार नहीं मानी, पढ़ते रहिए। अब कैसे पढ़ेंगे, इधर उधर काम करते थे, सपोर्ट था थोड़ा बहुत, इनकी फैमिली से भी सपोर्ट था। ठीक है, ये और इनका भाई दोनों लोग पढ़ते थे, और इन्होंने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई की, जॉब्स भी करते थे, और जॉब्स करते थे, हेल्प करा लिया, थोड़े पैसे मिल गए। साथ ही साथ इनको स्कॉलरशिप मिलती थी। देखिए, जब ये स्कूल में थे, जब इन्होंने स्कूल, जो वहां का लोकल पब्लिक स्कूल था, ठीक है,
वहां वो स्कूल जब इन्होंने अटेंड किया तो इनको पता चला कि ब्लैक्स के लिए जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अलग है। आप कहानी समझिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूं, ठीक है। ये ट्रीटमेंट ऐसा क्यों था? ये ऐसा इसलिए था कि ब्लैक्स को राइट्स नहीं दिए जाते थे साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कंडीशन फिर भी ठीक थी भैया। नॉर्थ अमेरिका जो यूएसए था और सीएसए, कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका, इन्हीं दोनों के बीच में तो सिविल वॉर था ना। क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि जो अब स्लेवरी का इतिहास तो बहुत पुराना है, वो मैंने पूरा कवर किया है, ठीक है। कि यहां पे क्या था कि जो साउथ अमेरिका में कॉटन की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती थी, लेकिन कॉटन के लिए आपको बहुत मेहनत लगती थी, ठीक है। तो स्लेव्स को लाया जाता था, जो ब्लैक्स थे उनको लाया जाता था, और साउथ अमेरिका की कॉटन कल्टीवेशन में मतलब वहां पे लगा दिया जाता था। और बड़ी उनकी हालत खराब होती थी क्योंकि उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। साथ ही साथ स्लेवरी जो थी वो बिल्कुल खुलेआम चल रही थी। स्लेव ट्रेड हो गया था, मतलब एक बिजनेस हो गया था। उस समय जो ब्लैक्स थे वो खाली एक कॉमोडिटी की तरह देखे जाते थे। जैसे होता है ना कि सामान खराब हो गया तो फेंक दो, ऐसे ही ब्लैक के साथ होता था। कोई ब्लैक्स अगर खराब निकला, कोई उसमें डिफेक्ट है, कोई हैंडीकैप है, या अगर वो अंधा है उसको वही मार देते थे। ऐसी हालत हो गई थी, बहुत बुरी हालत। दोस्तों मेरे लेक्चर हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी आप पूरा देखिएगा, उसमें बकायदा पूरा गोल्डन ट्रायंगल से अमेरिका लाया जाता था इनको, स्लेव ट्रेड होता था। अब ऐसी अमानवीय कंडीशन में दोस्तों कोई कैसे रहेगा? और पूरे यूरोपियंस, अरब, सबने मिलके इस स्लेव ट्रेड में हिस्सा लिया, ठीक है। और व्हाइट्स अपने आप को सुप्रीम बताते हैं अमेरिका में। जैसा कि मैंने बताया कि साउथ अमेरिका में कॉटन कल्टीवेशन होती थी, तो कॉटन बहुत मुश्किल होता है उसको उगाना, ठीक है। उसमें कीड़े भी लग जाते हैं, तो आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है। तो स्लेव्स को कॉटन कल्टीवेशन में लगा दिया जाता था। साथ ही साथ स्लेव्स को एज अ नौकर और बहुत सारी और भी कामों के लिए रखा जाता था। आपने जैंगो अनचेन्ड मूवी देखी कि नहीं? 12 इयर्स अ स्लेव मूवी देखी कि नहीं? आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि उस समय कितनी बुरी हालत थी। नॉर्थ में हालत फिर भी बेटर थी। अब इधर हीरो वन क्या है? इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन जब आए, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, उनकी किताब का रिव्यू किया मैंने, लॉर्ड चेरनॉक ने लिखी है, ठीक है। तो आप देखिएगा, वो बाकायदा रिव्यू अवेलेबल है स्टडी आईक्यू पे, इब्राहिम लिंकन का मैंने किया है। तो इब्राहिम लिंकन है, इब्राहिम लिंकन ने बोला कि ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इब्राहिम लिंकन ने बोला आजाद करो सारे ब्लैक्स को, स्लेवरी बंद होनी चाहिए। इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन, 1863 का इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन बहुत हो गया। गेटिसबर्ग स्पीच, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दे दी, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इब्राहिम लिंकन ने सारे ब्लैक्स का बीड़ा उठा लिया, लेकिन ये साउथ अमेरिका को पसंद नहीं आया। तो साउथ अमेरिका ने वॉर छेड़ दिया नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। तो दो अमेरिका हो गए थे, एक हो गया था साउथ वाला और एक हो गया था नॉर्थ वाला। दोनों आपस में लड़ रहे थे। साउथ वाला बोल रहा था कि स्लेवरी को बैन नहीं करेंगे, और नॉर्थ वाला इब्राहिम लिंकन थे। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बन के आ गए थे, रिपब्लिकन थे। उन्होंने बोला स्लेवरी कैसे नहीं बैन करोगे, बिल्कुल बैन करनी पड़ेगी। और सारे ब्लैक्स इब्राहिम लिंकन के साथ। और अमेरिकन सिविल वॉर चलता है 1861 से लेकर 1865 अब तक का सबसे ब्लडीएस्ट वॉर अमेरिकन सिविल वॉर। बहुत लोग मारे गए, है ना। लेकिन इसमें जीत हुई इब्राहिम लिंकन की। हालांकि इब्राहिम लिंकन को मार दिया गया था, आपको पता है, उनके असैसिनेशन की स्टोरी मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो जीत हुई इसमें इब्राहिम लिंकन की। इब्राहिम लिंकन अल्टीमेटली 14th अमेंडमेंट एक्ट आया और स्लेवरी को बैन किया गया। बट भले ही स्लेवरी बैन हो गई 1865 में, लेकिन 100 साल लग गए ब्लैक्स को अपने राइट्स लेने के लिए। रातों रात बैन नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि 1865 में बैन होगी तो अगले दिन से हर स्लेव, हर ब्लैक फ्री घूम रहा है, बिल्कुल नहीं। बहुत मुश्किल थी। तो उस दौरान 1868 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। व्हाइट्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, स्लेवरी बैन कैसे हो सकती है। तो उन्होंने बकायदा कानून में लूपहोल्स निकाले, बहुत सारी चीजें की। ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए। ब्लैक्स को वोटिंग राइट जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया 1960s में, तब वोटिंग राइट्स मिले 1965 आते आते, है ना। 100 साल लग गए यहां पे ब्लैक्स को पूरे राइट्स लेने में अमेरिका में। तो ब्लैक को रातों रात तो राइट्स मिले नहीं। तो यहां पे ना उनको नौकरी में रिप्रेजेंटेशन, बेसिक राइट्स तक नहीं दिए जाते थे। और ये तब था जब ऑलरेडी सिविल वॉर हो चुका था। एजुकेशन उनको नहीं दी जाती थी, नौकरियां नहीं दी जाती थी। तो डिबॉय जो थे जब स्कूल जाते थे वो ये सब एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक है। आप इनको भारत के अंबेडकर से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अंबेडकर ने सोसाइटी का डिवीजन देखा, क्लास डिवीजन देखा, वैसे ही डुबॉय ने उस समय अमेरिका में क्लास डिवीजन देखा। स्कूल में इतना खराब इनके साथ बर्ताव किया जाता था कि पूछिए नहीं, बिल्कुल अलग थलग इनको रखा जाता था। क्यों? बिकॉज ही वॉज ब्लैक, सिर्फ कलर के बेसिस पे। लेकिन इनके टीचर्स इनको सपोर्ट करते थे। इनके टीचर्स को पता था कि हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान है ये,
बहुत गजब का इंटेलेक्ट है, तो टीचर्स का सपोर्ट इनको हमेशा से मिला है। तो टीचर्स इनको सपोर्ट करते थे, इनको पैसे भी देते थे, इनकी पढ़ाई में भी हेल्प की थी। फिर हम ये देखते हैं कि डुबॉय जो है वो फिस्क यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, ठीक है, जो कि एक ब्लैक कॉलेज था नेशविल टेनेसी में, 1885 से लेकर 1888 तक। और उसके बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, हार्वर्ड कॉलेज जाते हैं, हार्वर्ड कॉलेज से पढ़े हुए और हिस्ट्री से अपनी सेकंड बैचलर डिग्री लेते हैं 1890 में। और 1891 ये सब स्कॉलरशिप पे हुआ। पैसे, अब आप सोचेंगे सर पैसे नहीं थे, गरीब थे, तो कैसे? स्कॉलरशिप मिलती थी ना, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, पढ़ने में अच्छे, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपकी फीस माफ हो जाएगी, और इधर उधर के काम भी करते, ऑड काम और ऑड वर्क्स भी करते थे, ठीक है। और पढ़े लिखे तो खैर थे ही, पढ़ाई से इतना पैसा बाद में इन्होंने कमाया। तो 1891 में हम ये देखते हैं, 1890 में इनकी पढ़ाई पूरी हो गई और फिर सोशियोलॉजी ग्रेजुएट स्कूल हार्वर्ड, वहां अटेंड करने चले गए और फिर इन्होंने अपनी पीएचडी शुरू कर दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 1895 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री ली और ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन थे, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू रिसीव अ पीएचडी डिग्री, टू रिसीव पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ऐसा था। अब इनकी पढ़ाई पूरी, प्रोफेसर हो गए, इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ये ब्लैक्स के राइट्स को भी आगे रखने लगे, है ना। इसी दौरान इन्होंने फिलाडेल्फिया नीग्रो ये पब्लिश किया। ये जो किताब थी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी थी अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की, ठीक है, फील्ड वर्क किया इन्होंने। और 1896 में दोस्तों जिम क्रो लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये क्या लॉ था? ये बेसिकली 1868 में ही आया था भैया, सिविल वॉर हुआ, स्लेव को इमेंसिपेट कर दिया गया, आजाद कर दिया गया, तो यहां पे व्हाइट जो थे बड़े चालाक थे, उन्होंने बोला कि कोई ऐसे लॉ बनाओ जिससे हम इनको पूरी आजादी ना दे पाए, तो जिम क्रो लॉ लेके आ गए, रेशियल सेग्रीगेशन जारी रहेगा, ठीक है, तो आजादी आपको प्रैक्टिकली मिली नहीं है। तो ये सब कुछ हुआ। उस समय दोस्तों एक और बहुत बड़े इंसान, बहुत ही बड़े गजब के ओरेटर, ऑथर बुकर टी वॉशिंगटन, वो भी बहुत फेमस थे। ये भी ब्लैक्स के लिए काम कर रहे थे, है ना, ब्लैक्स को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता था, और बुकर टी वॉशिंगटन भी उनके लिए काम कर रहे थे। उस समय दोस्तों वायलेंस, मॉब लिंचिंग तक हो जाती थी। मार के जो व्हाइट्स थे 2-3 हजार की भीड़ में आते थे, ब्लैक्स को मार के पेड़ों पे टांग दिया जाता था, ऐसी कंडीशन थी दोस्तों। और ये सब देखा है, डुबॉय बताते हैं, ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, कैसे लिंचिंग की जाती थी, कैसे वायलेंस होता था ब्लैक्स के खिलाफ। और फिर इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि जो भी मैं लिखूंगा वो ब्लैक्स के लिए ही लिखूंगा, इस सोसाइटी को, मतलब इस हमको अपनी कम्युनिटी को बहुत ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो बुकर टी वॉशिंगटन भी उनमें एक थे, ठीक है, बुकर टी वॉशिंगटन ने भी बहुत गजब का काम किया, लेकिन बाद में बुकर टी वॉशिंगटन जो है वो थोड़े से अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने व्हाइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। 1901 में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अप फ्रॉम स्लेवरी लिखी, ठीक है, तो इसमें इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे हम देखते हैं कि डुबॉय ने बहुत सारी एसोसिएशंस में भी भाग लिया, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स के लिए ये कनाडा गए, वहां पे नायग्रा फॉल्स के पास इन्होंने मुलाकात की और नायग्रा मूवमेंट चलाया। एटलांटा कॉम्प्रोमाइज हुआ था। एटलांटा कॉम्प्रोमाइज क्या था कि ये बुकर टी वॉशिंगटन नहीं किया था, और एटलांटा कॉम्प्रोमाइज में ये था कि व्हाइट्स और ब्लैक्स साथ में रहेंगे। देखिए क्या था कि सिविल वॉर जब हुआ तो ब्लैक्स ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, उन्होंने अपने काम को छोड़ दिया और जाके वो अब्राहम लिंकन की आर्मी उन्होंने ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो अब हुआ कई बार ऐसा होता था कि जो ब्लैक्स थे वो विद्रोह कर देते थे, ठीक है, और इसी विद्रोह के कारण हिंसा हो जाती थी। अल्टीमेटली पावर व्हाइट्स के पास है, व्हाइट जो है वो ब्लैक्स को मार देते थे जाके, या उनको बहुत मारते पीटते थे, बड़ी दिक्कत। तो इसी के खिलाफ जो है वो ऑपोजिशन शुरू हुआ कि ऑलरेडी सिविल वॉर हो चुका है, 14th अमेंडमेंट एक्ट, अब आप हमको क्यों राइट्स नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए एटलांटा कॉम्प्रोमाइज हुआ। एटलांटा कॉम्प्रोमाइज में ये था कि व्हाइट्स जो है बेसिक एजुकेशन देंगे, बेसिक राइट्स देंगे, पढ़ाई में राइट्स मिलेंगे यहां पे ब्लैक्स को, बदले में ब्लैक्स को व्हाइट्स के लिए काम करना होगा, जो चाहेंगे व्हाइट्स वो करवाएंगे। ये बिल्कुल पसंद नहीं आया डुबॉय को। पहले बुकर टी वॉशिंगटन और डुबॉय साथ में काम करते थे, लेकिन जब बुकर टी वॉशिंगटन ने एटलांटा कॉम्प्रोमाइज साइन किया तब डुबॉय और इनके जो साथी हैं वो खिलाफ हो गए इसके, ये तो नहीं चलने वाला। उसके बाद इन्होंने 1903 में दोस्तों सोल्स ऑफ ब्लैक फोक, ये बेहतरीन किताब है, इसमें आपको 14 एसेज मिलेंगे। यहां पे दोस्तों सोल्स ऑफ ब्लैक फोक में बहुत चीजों की डुबॉय ने बात की। डुबॉय की जब आप राइटिंग्स देखें
तो वो हर चीज में हिस्ट्री डालते हैं, हिस्ट्री तो डालेंगे, हिस्टोरियन है, ठीक है। तो पूरा शुरू से करते हैं, ये शुरू से शुरू करते हैं कि ब्लैक्स की शुरुआत कहां से हुई, है ना। और यही ब्लैक द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक से डबल कॉन्शियसनेस की थ्योरी आई। डबल कॉन्शियसनेस क्या, कि एक्चुअली में ह्यूमैनिटी तो एक ही है, लेकिन अमेरिका में क्या है, क्लास सेग्रीगेशन है। एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ व्हाइट है। आइडेंटिटी तो एक ही है ना, लेकिन ब्लैक्स और व्हाइट क्या कर रहे हैं, ब्लैक्स के अलग थॉट है, अलग आइडेंटिटी है, और व्हाइट्स के अलग थॉट है, अलग आइडेंटिटी है, और दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। तो यहां पे डबल कॉन्शियसनेस की थ्योरी आई। और इसी सोल्स ऑफ ब्लैक में बहुत सारी चीजों की, फ्रीडम की बात करते हैं ये, बुकर टी वॉशिंगटन की बात करते हैं ये, प्रोग्रेस कैसे कर सकता है ब्लैक सोसाइटी उसकी बात करते हैं ये, एटलांटा की बात करते हैं कि एटलांटा में क्या था, एटलांटा में कितने लोग रहते हैं, एटलांटा में कितने ब्लैक्स रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ब्लैक बेल्ट की बात करते हैं ये, मास्टर्स की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों की सोल्स ऑफ ब्लैक फोक में बात करते हैं ये। लेकिन दोस्तों इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट दोस्तों ये था, देखिए ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन साइड बाय साइड जॉब भी कर रहे थे, है ना। इसी दौरान नेशनल नीग्रो कॉन्फ्रेंस हुई 1909 में। लेकिन सबसे बड़ा यहां पे डेडिकेशन, मतलब इनका अचीवमेंट ये था जब इन्होंने द क्राइसिस मैगजीन चलाई, है ना। क्राइसिस मैगजीन चलाई, देखिए एनएएसीपी ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। अगर एनएएसीपी की बात करें, ये एनएएसीपी क्या थी, बेसिकली नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द कलर्ड पीपल। ये एक सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, 1909 में ही इसको बनाया, न्यूयॉर्क में दोस्तों इसको बनाया। और इसमें डब्ल्यू.ई.बी. डिबॉय जो थे वो मेंबर थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लैक्स के लिए काम करती थी, इनके राइट्स के लिए काम करती थी। तो क्या था कि अभी तक ये एटलांटा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में जब एनएएसीपी बन गई 1909 में, तो इनको बोला कि आप हमसे जुड़ जाओ, एनएसीपी से जुड़ जाओ। तो क्या किया इन्होंने, एटलांटा यूनिवर्सिटी से रेजिग्नेशन दे दिया, जो भी इनके पास एकेडमिक पोस्ट थी उनसे रिजाइन करके सिर्फ एनएएसीपी के लिए काम करने लगी है। और इन्होंने मंथली मैगजीन चलाई द क्राइसिस, और क्राइसिस बहुत हिट हुई। क्राइसिस मैगजीन जो थी, जिसमें इश्यूज कवर्ड होते थे, ब्लैक्स के लिए बहुत सारी चीजें लिखी होती थी कि कैसे एडवांसमेंट हो सकती है, कैसे प्रोग्रेसिव आइडियाज होते थे। तो बहुत ज्यादा हिट मैगजीन हुई है अगर हम द क्राइसिस की बात करें। इसी दौरान दोस्तों 1910 से लेकर 1920 तक ये इनके लिए काफी अच्छा ईयर रहा, ठीक है। इन्होंने द नीग्रो पब्लिश की, जो कि एक ब्लैक अफ्रीकन की हिस्ट्री की बात करती है। फिर इसी दौरान दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन भी शुरू हो गया। अब वर्ल्ड वॉर वन में अमेरिका ने, देखिए अमेरिका जो था, अमेरिका वर्ल्ड वॉर वन में एंटर कर गया 1917 में। अब वैसे डुबॉय जो है वो हमेशा एंटी वॉर रहे हैं, वो वॉर को उन्होंने कभी सपोर्ट ही नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जब अमेरिका कूदा तो यहां पे ब्लैक्स ने भी वॉलंटियर किया, है ना। पहले तो ब्लैक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर ब्लैक्स को जब रिक्रूटमेंट की बारी आई तो इनको बोला कि ऑफिसर पोजीशन दी जानी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इसको बिल्कुल नकार दिया। अब जब अमेरिका ने नकारा तो इसमें दंगे हो गए, काफी ब्लैक्स की जान चली गई, ठीक है, जान चली गई। और जब ब्लैक्स की जान गई तब मूड खराब हो गया डुबॉय का। 9,000 लोगों की रैली निकाल दी, जिसको साइलेंट मूवमेंट भी बोला गया। जो इनके तरीके होते थे वो गांधी जी वाले होते थे, बिल्कुल चुपचाप शांति से चीजें करते थे ये, ठीक है। अब दोस्तों 1931 आता है। 1931 तक हम देखते हैं कि एनएएसीपी के जो प्रेसिडेंट थे वॉल्टर फ्रांसिस, इनसे रिश्ते बहुत खराब हो गए, ठीक है। अब जब इनसे रिश्ते खराब हो गए तो इन्होंने दे दिया एनएएसीपी से इस्तीफा। और इसी दौरान 1935 में इनका सबसे बेहतरीन वर्क ब्लैक रिकंस्ट्रक्शन इन अमेरिका, जिसमें ये एक ऐसी सोसाइटी की बात करते हैं जिसमें ब्लैक्स को सारे राइट्स हो। और इनफैक्ट मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो वो, उन्होंने डिबॉय को बहुत ज्यादा पढ़ा था, है ना। तो ब्लैक रिकंस्ट्रक्शन इन अमेरिका एक ऐसे समाज की बात करता है जहां पे ब्लैक को राइट्स हैं, जैसे आज अमेरिका में ब्लैक्स और व्हाइट साथ में हैं, ठीक है। तो रेशियल सेग्रीगेशन को कैसे खत्म किया जाए, शुरू के जो 3 चैप्टर है दोस्तों वो बताते हैं कि ब्लैक वर्कर, व्हाइट वर्कर और प्लांटर, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, एक व्हाइट के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, ब्लैक्स और एक वर्कर के साथ। उसके बाद दोस्तों चौथे चैप्टर में हम देखते हैं कि ये जनरल स्ट्राइक की बात करते हैं। जनरल स्ट्राइक दोस्तों जो कि सिविल वॉर में हुई थी, जब लोगों ने काम करना छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों। यहां पे ब्लैक रिकंस्ट्रक्शन इन अमेरिका में इमेंसिपेशन की बात करते हैं, एक समाज की बात करते हैं जिसमें इक्वालिटी हो, एजुकेशन सिस्टम कमाल का हो और हर किसी को राइट्स मिले। और ये कमाल का वर्क माना जाता है, सोशियोलॉजी में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्लास डिवीजन को दिखाता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाए ये बताते हैं डुबॉय, ठीक है ना। तो ये चीज है।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू भी शुरू हो जाता। वर्ल्ड वॉर टू जब शुरू हुआ तो अगेन ये वॉर के तो खिलाफ थे। ये बोले कि अमेरिका को वॉर में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना जापान जो है ये सब इंपीरियलिस्टिक नेशंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, कॉलोनिस्टिक नेशंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका को वॉर में कूदने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल दूर रहें। आज अगर जो कॉलोनिस्ट नेशन है, जो यूरोप है, जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, अगर उसकी हालत ऐसी है तो होने दो, जर्मनी अटैक करने दो, अमेरिका को उसमें नहीं कूदना चाहिए, वॉर एस्केलेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर यहां पे ब्लैक्स को रिक्रूट करने की बारी आई तो अगेन यहां पे डिफरेंसेस हुए। बट हम ये देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो यूनाइटेड नेशंस भी गए थे, यूनाइटेड नेशंस भी गए थे और इन्होंने अटेंड भी की थी 1945 की कॉन्फ्रेंस, और कुछ सजेशन भी दिए थे। और यूनाइटेड नेशंस को बोला था कि आप इक्वालिटी की बात करें, स्पेशली रेशियल इक्वालिटी की। अमेरिका में जो चीजें हो रही हैं, ब्लैक्स को राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसकी बात करें, रेशियल सेग्रीगेशन को हटाया। यूनाइटेड नेशंस को बकायदा यहां पे रिकमेंडेशन दिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। NAACP ने का जो डेलीगेशन गया था यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि अमेरिका की पूरी बैकिंग थी, अमेरिका यूनाइटेड नेशंस में इन्वॉल्व था, और भैया अमेरिका जो बोलता है, जिस इंस्टीट्यूट का हिस्सा होता है वो इंस्टीट्यूट फिर वही करता है। ठीक है, इसी दौरान दोस्तों डुबॉई ने कलर एंड डेमोक्रेसी पब्लिश की, कलर एंड डेमोक्रेसी कॉलोनीज एंड पीस, जिन्होंने कॉलोनियल एम्पायर को, क्रिटिकल बुक थी, कॉलोनियल एम्पायर को भर भर के क्रिटिसाइज किया। अब अमेरिकी सरकार जो है इनके पीछे पड़ गई, अमेरिकी सरकार इनके पीछे पड़ गई। इसी दौरान दोस्तों इन्होंने NAACP को दोबारा ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, लेकिन फिर NAACP से प्रॉब्लम हो गई, फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि 1950 की अगर बात करें तो 1950 जो था वो वक्त बहुत अच्छा नहीं था डुबॉई के लिए, क्योंकि अमेरिकी सरकार, FBI इनके पीछे पड़ गई, है ना। और वो तो बस मौका खोज रहे थे कि कुछ भी मिले और इनको उठा के जेल में डाल दें। पासपोर्ट तक जब्त कर लिया था डुबॉय का, ताकि ये बाहर ना जा पाए। इसी दौरान इन्होंने नेशनल गार्जियन, अब ये लेफ्टिस्ट वीकली न्यूज़पेपर है, अमेरिका में लेफ्टिज्म, आप समझ ही रहे हैं कि अमेरिका क्या करता है। अमेरिका कम्युनिज्म का नाम भी सुन लेता था तो उनको वहीं जेल में बंद कर देता था, उनकी FBI मार देती थी। तो ये लेफ्टिस्ट वीकली न्यूज़पेपर नेशनल गार्जियन शुरू किया, है ना। अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आया, लेकिन 1960 आते आते इन्होंने अपना पासपोर्ट छुड़ा लिया और ये घाना चले गए। पैन अफ्रीकनिस्ट थे, अफ्रीकन नेशन की बात करते थे, अफ्रीकन नेशन की यूनिटी की बात करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि घाना गए ये। ठीक है, घाना में इनको पहले इनविटेशन दिया गया था, घाना उस समय आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी घाना को, तो इनको इन्वाइट किया गया था, लेकिन उस समय नहीं जा पाए थे क्योंकि पासपोर्ट जो था वो अमेरिका के पास था, लेकिन बाद में गए 1960s में, अर्ली 1960s में, 1960 जो कि ईयर ऑफ अफ्रीका भी था। ठीक है, तब ये घाना गए, लेकिन एक बार घाना गए तो अमेरिकी सरकार ने इनको वापस ही आने नहीं दिया, बोला कि वहीं रहो, यहां आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका ने बहुत सारे अड़ंगे लगाए कि ये वापस ना आ पाए, तो घाना ने इनको सिटीजनशिप दी, अमेरिका ने इनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया, जिसकी वजह से घाना में ही रह गए। अब दोस्तों 1963 में, 1963 में ही इनका देहांत हो गया, 95 साल के थे ये, और घाना में इनका देहांत हुआ। पूरी जिंदगी इन्होंने अमेरिका में बिताई, लेकिन इनकी मृत्यु का हुई घाना में। तो ये लेक्चर था दोस्तों दुबई पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।